सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मैं ए के चौहान आप सभी का इस BPNPS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसे कि विद्यार्थी, मैं पिछले वीडियो जो पारिस्थितिकी तंत्र का बना के डाला था उसमें मैंने शुरू में ही बात की थी कि मैं इसको एक ग्राफ बना के बेसिकली आपको समझाऊंगा कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे निर्भर होता है, जो कि वीडियो बड़ी होने के कारण मैंने बता नहीं पाया था। तो आइए मैं आज थोड़ा सा आपको ग्राफ बना कर समझाता हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये विषय भूगोल है, कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए है। प्रकरण मेरा वही है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी में थोड़ा सा अंतर मैं अभी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। चलिए विद्यार्थी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि एक ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर एक क्या होता है, एक आवरण होता है जिसपे एक सर्कल होती है। इस सर्कल के अंदर सभी क्या होते हैं, इस सर्कल के अंदर पेड़ पौधे होते हैं। इसी सर्कल के अंदर, मतलब ये पृथ्वी अंदर से ये ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों, जैसे ये जीव है, क्या है, इस पे सभी क्या मिला के हो गए, जीव हो गए। और एक इधर वातावरण है, वातावरण। ठीक है, तो पेड़ पौधे और वातावरण के बीच में, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव और वातावरण के बीच में जो परस्पर एक संबंध होता है, उसी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जीव होते हैं सभी, और एक वातावरण होता है, रहने का एक वातावरण होता है, माहौल होता है। माहौल वातावरण में कौन आएगा, जैसे आपका जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, मरुस्थल हो गया, ठीक है, और वर्षा हो गई, तापमान हो गया। यानी ये सभी चीज वातावरण पर डिपेंड होती है। तो ये सब चीजें और जीव और वातावरण के बीच में जो एक संबंध होता है, इसी को इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आइए विद्यार्थी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इकोलॉजी की खोज किसने की थी। इकोलॉजी को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले खोज किया था 1869 ईस्वी में। कौन किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था, तो सबसे पहले इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की खोज 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने की थी। उन्होंने अपनी इस 1869 ईस्वी में जो एक पुस्तक छापी, उसमें पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। ठीक है, दूसरा मैं चीज बता रहा हूं आपको, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में किसने खोज किया था, इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम की खोज जो है कि A.G. टास्ने ने किया था। कौन किया था, A.G. टास्ने ने। A.G. टास्ने ने इकोसिस्टम की खोज की थी। तो इसको इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जबकि इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं इकोलॉजी को, और इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने किया था, तो A.G. टास्ने ने किया था। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, कि जैसे इसमें जो इकोलॉजी होता है, तो इकोलॉजी में क्या विशेषता होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इकोलॉजी में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि ये खुला, उन्होंने बताया, जो अर्नेस्ट हैकल जी थे, उन्होंने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बताया कि ये खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है, खुला तंत्र। खुला तंत्र का मतलब कि जीवों में एक आपस तालमेल यानी संबंध बनाने वाला। जैसे कि जीवों का जीवों में तालमेल होता है,
पेड़ पौधों का पेड़ पौधों में तालमेल होता है, और प्रकृति का जो है कि जो जीव होते हैं तो उस पेड़ पौधे उस वातावरण से जो संबंध होता है इसी को खुला तंत्र कहते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु स्वतंत्र होते हैं, सभी का एक दूसरे से काफ़ी आंतरिक लगाव होता है। और दूसरा क्या है, उन्होंने बताया कि प्रकृति का कार्यात्मक इकाई है, प्रकृति का कार्यात्मक इकाई है। जैसे कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो होता है ना कि जैसे पृथ्वी को यानी कि इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए एक सिस्टम काम करता है। तो वो सिस्टम कौन होता है कि जैसे सभी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो कोई ना कोई एक खाद्य श्रृंखला होती है, तो सभी किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति अगर उस तरह से काम नहीं करेगी, इस तरह से सिस्टम बना के नहीं रखेगी कि एक दूसरे पे जो निर्भर हैं, तो पेड़ पौधे को कौन खत्म करता है, तो शाकाहारी जीव जंतु खत्म करते हैं। फिर शाकाहारी जीव जंतु को कौन खत्म करता है, तो मांसाहारी करते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी में जैसे शेर हो गया, बकरी का शिकार कर लिया, बकरी जो है कि पेड़ पौधे का शिकार कर लिया, इस तरह से शेर को कौन शिकार करेगा। तो इस तरह से संतुलन बनाने के लिए कार्यात्मक इकाई एक काम करती है, लगातार चला करती है। तो इसके चलने के कारण ये आपका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में रहता है। ठीक है, तो ये सिस्टम काम करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर विषमताएं बढ़ती जा रही है, जो जीवधारियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, जो पर्यावरण में काफ़ी नुकसान होता जा रहा है, पर्यावरण विघटित होता जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक खाद्य पदार्थ उपजाऊ करने के लिए रासायनिक खादों का उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। भविष्य में ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे सभी लोग विघटन की तरफ पहुंच जाएंगे और ख़त्म होने लगेंगे, निरस्त होने लगेंगे, तो ये स्थिति पैदा होगी। देखिए, और एजी टांसले ने क्या आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो एजी टांसले ने महोदय ने थोड़ा सा अपना सिस्टम में दिया कि जो जीव होता है, ठीक है, तो उसमें दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। पहला सिस्टम क्या काम करता है कि इन्होंने बताया एक छोटा पारिस्थितिकी होता है, और दूसरा में क्या बताया कि बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो छोटा बड़ा में जैसे इसमें छोटे जीवधारियों का कोई वातावरण हो, कोई छोटा स्थान हो, तो उसको छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, और बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में जहाँ पर खूब बड़ा भूभाग हो, जहाँ पर बड़ा सा भूमि पे क्षेत्रफल पे उसका फैलाव हो, तो उसको बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जैसे छोटा में कोई घास हो गया, घास का क्षेत्र हो गया, तो ये छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाए, क्योंकि वो सीमित होता है। जबकि बड़ा में आप देखेंगे इसकी समुद्र का नाम आता है, ठीक है, और या महासागर का नाम आता है, ठीक है, महासागर का नाम आता है। तो घास या वन, ठीक है, या मरुस्थल, ये सब क्या होते हैं, एक सीमित होते हैं, एक छोटे क्षेत्रफल में फैले होते हैं। जबकि आप लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है कि पृथ्वी पर कितने % पानी है, तो 71% पानी है, तो सबसे अधिक पानी है। तो इसलिए हो सकता है ये समुद्र या महासागर सबसे अधिक है, तो ये वहाँ के जो जीव जंतु रहते हैं उस पानी में निवास करते हैं। तो ये अगर पारिस्थितिकी तंत्र से देखा जाए तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा, समुद्र या महासागर। छोटा में जैसे वन है तो एक सीमित एरिया में होता है क्षेत्रफल पे, तो वन होता है। मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल भी एक छोटा एरिया होता है, ठीक है। घास का क्षेत्र अगर देखा जाए तो घास भी एक छोटा सीमित एरिया होती है। तो ये क्षेत्रफल होते हैं। अब देखिए ये जीवधारी किस प्रकार से रहते हैं, किस तरह से उनका वातावरण बनता है। तो देखिए वन में कौन रह सकता है, शेर रह सकता है, लोमड़ी रह सकता है, भालू रह सकता है, इस तरह से जंगली जानवर ही रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसका वातावरण बना कि नहीं बना इसके साथ में,
क्योंकि ये वन ही में रह सकते हैं, ऐसे जीवधारी हैं कि बाहर नहीं जाके रह सकते हैं, खुले शहर या गांव में नहीं रह सकते। मरुस्थल में कौन रहेगा? जो मरी भूमि को, वहाँ के तापमान को, वहाँ के क्षेत्रफल में निवास कर सके, रह सके, वो रहेगा। ठीक है। और घास में वही जानवर रहेंगे जैसे छोटे कीड़े मकोड़े, बिच्छू इत्यादि, और भी कुछ बड़ी बड़ी घासें होती हैं तो बड़े बड़े जानवर भी, हाथी वगैरह भी उसमें रह लेती हैं। तो इनका एक रहने का स्थान जो होता है, आवरण होता है, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र आपको समझाया गया कि ये इसमें सिस्टम होता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है। तो घास में वही रह सकता है जो घास लायक जीवधारी है। ठीक है। समुद्र में कौन रह सकता है? घोड़ा नहीं रह सकता है ना, हाथी नहीं रह सकती है, शेर नहीं रह सकता। इसमें मछलियाँ रह सकते हैं, अर्थात समुद्री या पानी वाले जानवर ही रह सकते हैं। तो इसका एक साथ उन जीवों का एक संबंध होता है, वो उनके साथ में रहते हैं। तो यही आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। ये दोनों जीवधारियों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण आप लोग देख रहे हैं कि कुछ जातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? यही कारण है कि उसका वातावरण सटीक नहीं बैठ पा रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बड़े गिद्ध रहा करते थे, तो उनका एक पर्यावरण होता था। यहाँ जो एक पर्यावरण होता था, तो उस पर्यावरण में ये पहले रह लेते थे, लेकिन लगातार रासायनिक खादों, ठीक है, उर्वरकों का इस्तेमाल करने की वजह से, खेत में पैदावार अधिक करने से इसमें क्या हो रहा है, जो है कि ये भूमि भी जो है कि ग्रसित हो जा रही है, भूमि भी दूषित होती जा रही है, और खादों का लगातार बढ़ने की वजह से रासायनिक जो है इसका संबंध जो है कि इससे मेल नहीं खा पाया, बैठ नहीं पाया गीत से, और इसका पर्यावरण जो बिगड़ता गया, इसलिए ये विघटित हो गए। तो यही होता है, यही पारिस्थितिकी तंत्र है, यही आपका इकोसिस्टम है। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि एक खाद्य श्रृंखला के बारे में आप थोड़ा सा बताऊंगा। इसी पारिस्थितिकी तंत्र में आपको समझ में आ जाएगा बेहतरीन से। ओके, धन्यवाद। सभी लोग इसको नोट्स बना लेंगे और ध्यान से इकोसिस्टम और इकोलॉजी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।